अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है वैष्णवी ठाकुर। ओशो विपश्यना योग के फीडबैक और प्रश्नोत्तर सत्संग में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। हम लोग ओशो विपश्यना बुद्ध के प्रज्ञा सूत्रों को भी समझ रहे हैं, साथ साथ विपश्यना भी विधियों को भी कर रहे हैं। तो पिछले करीब 20-25 दिनों से हम लोग इस यात्रा पर हैं। 22 दिन हो गए। तो आज आप सबके उद्गार भी सुनना चाहेंगे। और एक प्रश्न था, हमने ग्रुप में भेजा था, स्वाति का है, वैसे अभी आई नहीं, वो आएगी कि नहीं उसका, तो वो प्रश्न भी हम लोग उसे भी लेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो प्रज्ञा सूत्र होते हैं वो सब एक साथ संयुक्त हो जाते हैं आगे चल करके। उसी में घटना, सम्यक दृष्टि, सम्यक जागृति, सम्यक संबंध एक साथ जुड़ जाते हैं। तो अहला इसका प्रश्न, लेकिन हम लोग प्रज्ञा सूत्रों को थोड़ा पहले समझा ही है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं कि वो आ जाएगी तो वो बात थोड़ा सा अच्छे ढंग से कह पाएगी, क्या उसकी बात है। तो फिर इसको भी समझेंगे। और अभी हमें फीडबैक चाहिए कि इस फीडबैक का आपके उद्गार
क्या इन विधियों को में कुछ और कुछ किया जा सकता है, कुछ संशोधन किया जा सकता है, समय में संशोधन किया जा सकता है? आप सभी के उद्गार सुनना चाहेंगे, तो एक एक मित्र, किसी भी मित्र के उद्गार जो भी व्यक्त करना चाहें, आपका स्वागत है। Who will start the first? जी सुनील जी। स्वामी जी, जहां तक फीडबैक फीडबैक की बात है, हम लोग इस फीडबैक को आप लेते हैं, जो कि हम सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको भी हमारी तरफ से अगर कोई ऐसी चीज हम ढूंढ रहे हैं तो उसको आप इनकॉर्पोरेट कर कर हमको दे देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम रूटीन में अभी तक का समय जो मैंने आपके साथ गुजारा है, मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और मात्र शुरू के अगर आप मैं 4 महीनों की बात करूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली 1 सितंबर से जुड़ा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 5 महीने। तो मुझे लगा मैं एक्सरसाइजेस को एंजॉय कर रहा हूं, प्रफुल्लित रहता हूं, अच्छा लगता है। जहां तक समझ की बात है, तो मैं नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज्यादा चीजों को समझ रहा हूं, बट फेब्रवरी का जो ये मंथ आया है, मुझे लगता है स्वामी जी, हम सब लोग ना एक स्तर पर पढ़े लिखे तो हैं, इसलिए चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन वो देर तक रहती नहीं। तो जब तक कोई ऐसा व्यक्ति ना मिले जो लंबे चौड़े पूरी पुस्तक को 2-3 वाक्यों से हमें रूबरू करा दे, तो वो ध्यान में रह जाती। मेरा एक दिन लगभग उत्तेजित सी अवस्था में ही मुझे लगा, ये जो सम्यक दृष्टि को लेकर वार्तालाप चल रहा है, बड़ा व्यर्थ सा समय निकल रहा है कि हर व्यक्ति बात कर रहा है, जन्म होगा, मृत्यु होगी, बिछड़ना है, मिलना है, ये सब बच्चों जैसी बातें। तो वहां पर आपका ना सिर्फ एक वाक्य आया था कि ये श्रवण, मनन, ध्यानिसम, ध्यानिदम या ध्यानिनम, जो भी, कि आप सुने, उसको ध्यान में उतारे और फिर उसको इंटेंस ध्यान में उतारे। मेरे लिए वाक्य अपने आप में पर्याप्त हो गया। वो अपना स्वामी अमृतो जी ने भी कुछ उस समय जोड़ा था कि यार, पुरुषार्थ करें तो मान के चलें कि इस समय धरती पर केवल आप ही को वरदान अपने से ही मिलना है, और जब प्रार्थना करें तो मान के चलें कि ईश्वर के अलावा कोई और है ही नहीं जो आपका उद्धार करे। तो बहुत सुंदर सी बातें। और फिर अभी जब बीच में हम चले, तो आपने सम्यक जागृति को लेकर जब बातचीत करते हुए कहा, बहुत सारी बातें हुई। अमृतो जी जैसे व्यक्ति का बीच में होना बहुत लाभप्रद होता है, क्योंकि वो, जिनको बौद्धिक खुजलाहट ज्यादा होती है, उनको वो शांत कर देते हैं पर साइंटिफिक तरीके से। और आपके माध्यम से तो मधुर से तरीके से हमको चीजें मिली जाती हैं। तो उस समय जब आपने एक वाक्य बोला कि यार, ये जो अष्टांगिक मार्ग है, ये उन लहरों का उस परिधि से केंद्र पर लौटकर एक प्रयास है जिसको हम लगे हुए हैं। अब शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ेगा, जैसा कि ओशो कहते थे, क्योंकि हम लोगों की बुद्धि इतनी तो है नहीं कि हम इशारे मात्र से समझ जाएं। तो हमारे लिए तो आपको पसीना बहाना ही पड़ेगा, आपको बोलना ही पड़ेगा। और उस समय जब आपके बोले हुए 1000-2000 पंक्तियां होंगी, उनमें से कोई हम ध्यान दे रहे होंगे, तो 1-2 पंक्तियां हमें चिपक जाएंगी और उससे हमारा उद्धार 100% हो ही जाएगा। तो मुझे ये वाला सत्र बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शुरुआत में मुझे जरूर लगा कि यार, ये जो बातें हैं, ये तो बड़े सुंदर तरीके से अगर ओशो ने कही हैं, तो क्यों नहीं ओशो का ही डिस्कोर्स चला ले। लेकिन स्वामी जी, हम उस बात को वाकई उतने अच्छे से नहीं समझ सकते। उस वाक्य को और अच्छे से जब आप व्याख्या कर कर छोटे छोटे सूत्रों में हमको बता देते हैं, तो वो बहुत उपयोगी होती। मैं कृतज्ञ हूं, धन्यवाद देता हूं स्वामी जी। और मेरे लिए तो इस समय का महत्व वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है, मैं इतना ही कह सकता हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही।
अच्छा, मेरी तरफ से भाई एक और बात है कि देखो इनका कमिटमेंट रहा मार्च का, अंशुला तू है ना, इनका मार्च से कमिटमेंट है ना कि ये मार्च से गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। इन्होंने कहा कि मार्च से हम संभालेंगे, तो अब इस पर भी कुछ कहोगे या और एक्सटेंड करोगे? जी स्वामी जी, गुरुजी। मैंने बिल्कुल। स्वामी जी एक सेकेंड, अंशुला जी एक सेकेंड, आपसे इजाजत लेकर मैं स्वामी जी को एक बात कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी अपने पास सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, आप चेक करिएगा। मैंने उसमें बोला था कि मैं मार्च के बाद स्वामी जी, मैं क्योंकि मैं चाहता था कि अपना न्यू स्पिरिचुअल फाइनेंशियल ईयर, आध्यात्म का नया लेखा जोखा 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन है क्योंकि वो फूल्स डे है। तो मैं चाहता हूँ कि उस दिन से अगर शुरुआत की जाए तो बहुत ही बढ़िया यात्रा रहेगी स्वामी जी। तो हम लोगों को तो ऐसा नहीं फूल्स बनाएंगे आप 1 अप्रैल को, मेरी तो कोशिश रहेगी स्वामी जी। फूल्स बनाने की। तो सारी, चलिए 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल तो शायद मुझे जी, गलती हो गई थी, मार्च। तो मैंने उसके लिए मार्च के चलिए बाद, सॉरी अप्रैल मैं से, लेकिन 1 अप्रैल फूल वाला मत करिएगा। हम्म। हम्म। देखो ये अब आई है, अब इसका तो प्रश्न अपना ले करके बाद में आएगी। उस प्रश्न को जरा हम लोग उस प्रश्न को ले लेते हैं और उसको समझ भी लेते हैं, और साथ साथ फीडबैक भी आप लोग दे दीजिएगा। स्वाति, अपना माइक थोड़ा सा ऑन करो और उसको थोड़ा सा क्लियर करो एक बार, मैं भी बता दे रहा हूं ये क्या कह रही है। गुड मॉर्निंग सर। इसका ये प्रश्न है, अब इसमें थोड़ा और डिटेल समझेंगे। कह रही कि प्रेजेंट में घटना को जो होता है वैसे ही जाने। कई बार ऐसा भी तो होता है कि लोग जब वापस आते हैं वो आपको मुंह पर तो सारी वही बातें करते हैं जो अच्छी हैं, कुछ दिन बाद सेम बिहेवियर। इसमें क्या गलती अपनी बनती है, या ऐसे लोग फिर वो अपने ही क्यों ना हो, उन्हें सेकंड चांस देना ही नहीं चाहिए, ये कह रही है। तो इसको थोड़ा और डिटेल से बता दे, क्योंकि इतनी बात से समझ में नहीं आएगी। खूब समझ के जरा सा तू एक बार अपने ढंग से कह दे, और ताकि सब लोग हम लोग थोड़ा सा उसको एनालाइज करें। भाई तेरी भाषा यही है, हैं? हाँ जी। हम्म। सर मतलब मैंने ना एक वो वीडियो शेयर करा था, उसमें ये हाँ। था कि प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको प्रेजेंट की तरह ही लेना चाहिए। हम्म। तो मतलब मुझे ये चीज समझनी थी कि ठीक है, आप जैसे लाइफ की जर्नी में आप चल रहे हो, तो अ, आप कहते हो कि मतलब माफ कर दो और माफ हो भी जाओ। तो अगर जैसे कुछ हुआ प्रेजेंट में, मतलब अगर कोई वापस आया, चाहे वो अपना है या मतलब बाहर का है, तो आपने उसको पास में माफ कर दिया, यूर अगेन लाइक कि प्रेजेंट में वो इंसान आया है, तो सेकंड टाइम जब आते हैं तो मतलब मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि एक मास्क होता है, क्योंकि हम्म। फर्स्ट टाइम यू आर व्हाट यू आर, सेकंड टाइम यू लर्न हाउ टू डील। हम्म। तो क्या ऐसे लोगों को हमें लाइफ में वापस लेना चाहिए, इवन इफ इट इज योर ओन नियर पीपल और आउटसाइड पीपल? हम्म। आप लोग समझ गए क्या भाई? स्वामी जी, महारथियों, दो खास स्वामी करके जी, आचार्य स्वामी कुलदीप जी, स्वामी अमृतो जी, ये स्वामी जी, दोनों जरा सा तो जरा सा अपने धनुआ बाण निकालो, तो तर्कस से तीर निकाल के जरा इसे बताओ, फिर से क्रॉस क्वेश्चन करो, फिर स्वामी जी, हम्म। मैं इस प्रश्न को इस तरह से समझाऊं अगर ये ठीक है हाँ। कि अगर कुछ लोग जो हमारे जीवन में हमारे साथ रहते हुए उन्होंने कोई गलत व्यवहार किया है, अगर वो प्रेजेंट में लौटते हैं और क्षमा याचना करते हैं और हम उनको क्षमा कर भी देते हैं, लेकिन उसके बाद उनका बिहेवियर वैसा ही रहता है,
तो क्या हमें उनके साथ यात्रा कंटिन्यू करनी चाहिए? शायद यही प्रश्न है, ये है। यही है। हाँ जी। राइट। देखो ये, अब देखो सुनील जी का, देखो चूंकि मीडिया में रहे हैं ना, मीडिया में रहे हैं, आर्ट का जो है ना रिकॉग्निशन, वो देखो सुनील जी का पूछने का ढंग ये रिकॉग्निशन है कि क्या मैं जो समझ रहा हूं, ये मीडिया में रहे इसलिए वो सम्यक संबंध का ये सूत्र उन्हें ऑलरेडी मालूम है। ये सम्यक संबंध का है कि जो कोई बात कह रहा है उससे पहले पूछिए उससे, या क्या समझिए जो मैंने समझा क्या वही आप कहना चाह रहे हो। तो ये सुनील जी का देखो ये सम्यक संबंध का है जो हम आगे लेंगे आर्ट, उसमें अटेंशन, रिकॉग्निशन, ट्रांजेक्शन। पहले उस किसी जो कह रहा है उसकी बात को ढंग से सुनो, फिर कहो कि क्या मैंने जो समझा यही है। अगर यही है तब संवाद करो। संवाद, ये संबंध तभी बनते हैं, ये नहीं कि अपनी बात। और वेरी वेल सुनील जी, बहुत सुंदर। देखो प्रश्न का ये संबंध का जो है, ये संबंध के सूत्र है। अगर सामने वाला बैठा है अपनी बात कह रहा है, ये नहीं कि अपनी बात कहे जाओ, सुनो भी, अटेंशन भी दो। तो ये बात देखिए, हम लोगों को प्रश्न तो क्लियर हो गया है। अब चलो दोनों महावीर सुनाओ अपनी अपनी कहानी। और कौन शुरू करेगा पहले? स्वामी जी, जैसा जितनी मुझको समझ में महाशक्तियां आया हो सब है, निकाल दीजिए। हाँ, जैसा मुझको समझ में आया है कि जैसे दो जने हैं, अब रिलेशन में तो अपने को रहना ही होता है। तो रिलेशन में जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ कि पहले मैं भी था तो कई खटर पटर होती रहती थी, बहुत ज्यादा होती थी। तो वो जो है उससे मुझे ये समझ में आया है कि कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दो चीजें होती है। जैसा सामान्य आदमी जीता है, जो जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं है बिल्कुल भी, जिसको जागरण का कुछ पता नहीं है, तो वो अपना जो मन के या मूर्छा के तल पे जी रहा है। तो मूर्छा का तल जो है वो द्वैत का तल है, और द्वैत के तल पे दोनों लहरें उठेगी। कभी प्रेम होगा, कभी घृणा होगी। कभी प्रेम का तल ऊपर आ जाएगा, कभी घृणा का तल ऊपर आ जाएगा। जब अभी मैं किसी के साथ हूं और वो अभी प्रेम दिखा रहा है, तो लगता है हमें कि ये ऐसे ही रहेगा व्यवहार, मगर कभी उसके कुछ समय बाद उसका घृणा का तल जो है वो ऊपर आता है। तब हमको लगता है कि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट बिहेवियर है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका बिहेवियर वैसे ही रहना चाहिए जैसा था। मगर क्योंकि उसका तल जो है वो मूर्छा का है, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो उसका इसी तरह से रहेगा बिहेवियर, ये प्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल ही प्रिडिक्टेबल। जैसे मैं अभी देखता हूँ, मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, वो आपस में झगड़ते हैं और फिर थोड़े समय बाद मिल जाते हैं। उनका ये चलता रहता है। तो जब वो आपस में उनका हो जाता है यूनियन, तब मैं समझता हूँ कि अब कुछ समय बाद झगड़ा होने वाला है बस, और वैसा होता ही है। फिर वो वापस हो जाते हैं। तो इस तरह से ये चल रहा है। तो पहले तो मेरे साथ होता था, मेरा बेटा वो आपस में लड़ते रहते हैं, तो मैं एक दृष्टा की तरह अलग से देखता रहता हूँ कि ये हो रहा है और ये ऐसा जय। होगा। तो ये जो चीज है, ये तब तक जेन्यून कोऑपरेशन, जेन्यून रिलेशनशिप, जेन्यून लव जो है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आदमी के अंदर एक बोध या जागरण नहीं हो कि ये स्वभाव है, ये नेचर है मन का, ये नेचर है मूर्छा का, कि वो पॉजिटिव नेगेटिव पोलरिटी में ही चलेगी। तो कभी आपको सामने, और इसीलिए सारा जो मेरे को लगता है कि जो दाम्पत्य जीवन है या जो संबंध है वो इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि उसका बिहेवियर, उसने पहले तो मुझसे ऐसा व्यवहार किया, ऐसी बातें करी, और अब उसका जो दूसरा रुख जब सामने आता है, जब कोई भी मिलता है तो अपने पहले पहले तो बहुत अच्छे चेहरे को दिखाता है, पर जब बाद में उसके दूसरा चेहरा सामने आता है तो हम उसको नहीं बर्दाश्त कर पाते कि इसके साथ ये भी है, मगर वो है ही, और वो छुपा हुआ था। अब वो प्रकट हुआ है तो हम उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे। और मुख्य जो कारण है कि हमें जो दुख होता है, हमें जो पीड़ा होती है, हमें पीड़ा उसके बिहेवियर की वजह से नहीं हो रही है, हमारे एक्सपेक्टेशन की वजह से हो रही है कि राइट। हमारे मन देखिए में। सुनती रहना खूब ढंग से तुम। हाँ, अभी हम इसको और अच्छे ढंग से, बहुत सुंदर। चलिए। हाँ, और तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारा साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है, कि हमारा जो मन व्याख्या कर रहा है कि इसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मन लगातार कमेंट्री कर रहा है। हमारा ध्यान उसके बिहेवियर पे, अपने मन की व्याख्या पे नहीं है अभी। हम जो है उसकी व्याख्या, मन ही व्याख्या कर रहा है कि उसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और वो मन क्या करता है कि सारा ध्यान दूसरे पे ले जाता है कि उसको ऐसा होना चाहिए।
तो वो जो मन की जो एक्सपेक्टेशन है कि उसको ऐसा होना चाहिए, मुख्य दुख हमारा उस वजह से आता है कि हमारे एक्सपेक्टेशन की वजह से हम साइकोलॉजिकल सफरिंग में जाते हैं। तो अब दो विकल्प होते हैं कि या तो हम बिल्कुल उसके प्रति अलूफ हो जाएं और या इंडिफरेंस हो जाए। दोनों का ओशो ने एक जगह पे बहुत अच्छा डिफरेंस बताया है कि जो आदमी अलूफ हो जाता है, जैसे एक आदमी आपके साथ इस तरह बिहेव कर रहा है, कभी बहुत अच्छा बिहेव करता है, कभी नेगेटिव बिहेव करता है, और हर संबंधों में ऐसा होता ही है कि कभी वो किसी मौके पे आपको ऐसी बात कर देगा कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरा इतना करीब आदमी मुझे ऐसा बोल गया। तो अब उसके दो ही चीजें होती हैं कि या तो आप उसके प्रति यूजुअली जैसे जो मूर्छा में जी रहा है वो अलूफ हो जाता है। अलूफ का मतलब होता है इफेस कर लेता है अपने आप को, हट जाएगा कि जाए भाड़ में, जो करना है करो, जो जैसा रहना है वैसा रहो, अपना कोई ना लेना ना कोई देना। मगर उससे होता क्या है कि उसके दिल में एक दर्द तो रहता ही है, एक पीड़ा तो रहती है, क्योंकि वो आमूर्छा के तल से ही रही है। अलूफनेस मूर्छा के तल से आती है कि आपने किसी कोई भी अपना परिजन है उसको, जैसे कोई बाप है अपने बेटे को निकाल दिया, उसकी बात नहीं मान रहा है, मगर गहरे में उसका दर्द तो रहेगा ही उसको, वो खुश तो नहीं है। दूसरा बताया इंडिफरेंस। इंडिफरेंस आता है जो जागरण के तल से है, कि जागरण के तल से वो जो कर सकता है वो करेगा, जो नहीं कर सकता उसको स्वीकार करेगा। जो भी किया जा सकता है कि वो समझेगा कि इसका ये नेचर ऐसा है कि अभी ये मन के साथ तादाद में इसका, और मन जो है पोलरिटी में जी रहा है। तो मन पोलरिटी में जिएगा तो उसके दोनों रुख आते जाते रहेंगे, कभी वो ऐसे बिहेव करेगा, कभी वो ऐसे बिहेव करेगा, ये प्रिडिक्टेबल है बिल्कुल। तो जब वो नेगेटिव बिहेव करता है तब भी आप उससे ज्यादा बहुत वो, क्योंकि ये मन कर रहा है बिहेव, वो तो है ही नहीं अभी, उसका तो कुछ अपना खुद को अपना आता पता है ही नहीं अभी, तो उसका जो सूडो फेस है, जो घोस्ट नेचर है, वो ही सामने आके बिहेव कर रहा है। तो उसके सुंदर। अंदर से एक क्षमा आती है। एक तो फोर्स्ड फॉरगिव फॉरगिवनेस होती है जो कि मन के तल पे कि चलो मैंने क्षमा किया, मगर गहरे में आपके खटास होती है, आप क्षमा नहीं करते उस वक्त, अंदर अंदर तो आपके कसक रहती रहती है, ऊपर ऊपर से आप क्षमा कर देते हो। मगर एक क्षमा जो आती है, जो जो स्पॉन्टेनियस फॉरगिवनेस होती है, वो आपके प्रज्ञा के वो उसके जागरण के तल से आती है, गहरे तल से आती है। उसमें आप समझते हो कि सच इज द नेचर ऑफ माइंड, मन का नेचर ऐसा है, इसका दोष नहीं है, मन ही ऐसा है। और क्योंकि इसका मन के साथ तादाद में है और सम्यक जागृति में, सम्यक दृष्टि में ये नहीं जी रहा है, इसलिए ये इसका बिहेवियर ऐसा प्रिडिक्टेबल है, ये ऐसा ही कर सकता है। तो उसमें कोई वो नाराजगी वाली बात भी नहीं है, वो समझता है कि चीजों का, अभी अच्छी बातें कर रहा है उससे भी वो बहुत ज्यादा कुछ खुश नहीं हो जाता, समझता है कि हाँ अभी इसका वो वाला फेज जो है वो सामने है, कुछ समय बाद दूसरा फेज आएगा, तब वो उसका बिहेवियर ऐसा होगा, उससे भी वो नाराज नहीं होता है। तो ये एक इंडिफरेंस है जिसमें आप सामने वाले से नाराज नहीं हो सकते। अब उसको जागृत करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उससे पहले वो खुद के ऊपर मेहनत करेगा कि मैं और ज्यादा अवेकन हूं, ताकि मैं और समझ सकूं, और मेरे से इसको किसी तरह की कोई परेशानी दिक्कत, वो अपने आप को ऑलरेडी दुखी कर ही रहा है, आप उसको और दुखी करके चीजों को और वर्स ही करोगे। तो पहले तो काम खुद पे और बढ़ाया जाए, और फिर जब बड़े कभी मौका लगे कि सामने वाला इस पोजीशन में है, तो एक सॉफ्ट अपना जो भी जो कर सकते हैं वो कर देना चाहिए। मुझे ऐसा समझ में आया। वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी वेल सेड। क्या बात है, क्या बात है। हैं? और भाई दूसरे तुम्हारे बहुत सुंदर, देख कुछ समझ में आ रहा है नहीं स्वाति? समझ हाँ में आ जी। रहा है? हाँ। हाँ जी। बिल्कुल समझो। घटना घटना जो घट रही है वो बस तुम कथा नहीं गढ़ो, घटना जैसी घट रही, वो जहां हो वो तथ्य यही है कि तुम जहां है अभी हम, उस तरह की घटना घटे की फैक्ट, जो विचार और मन के लेवल पे जो भी संबंध बनेंगे उसका दूसरा पहलू आएगा ही आएगा, ये फैक्ट है। जो संबंध बनेंगे वो बिगड़ेंगे ही, कितने समय तक विचारों में विभिन्नता रहेगी, भावों में विभिन्नता रहेगी, ये फैक्ट है, फैक्ट है। और कथा क्या गढ़ लेते हैं, कथा जो तू कह रही ना कि मतलब उसको क्या करें, अपना है पराया है, ये उसके संबंध बनाए कि न बनाए। अब ये क्या होता है कि हम जब अपेक्षा कर लेते हैं ना उससे, तो फिर बार बार एक दो हम भी तो डुअल माइंड में हैं, अपने को भी देखो, दूसरे पे ज्यादा मत ध्यान दो कि आप अपने को क्या परिवर्तित कर सकते हो। कहीं इन संबंधों में आप भी तो नहीं कहीं इन्वॉल्व हो,
कुछ आप अपने तरफ से भी संशोधन कर सकती हो संबंध बनाने के लिए बहुत इच्छुक हो। पहली बात तो देखो, आकार के लिए जहां हो वहां पे घटना का तथ्य ये है कि यहाँ पे ये दो विपरीत चलेंगे। लहर पे हो तो लहर जो है वो संबंध बनाएगी भी और बिगाड़ेगा भी। उस कभी ये देखो, घर ये जहां है हम वहां प्रेम और घृणा वो शामिल, दोनों साथ साथ चलेंगे, क्योंकि ये पेरिफेरी लहर की तरह है ना जहां हम हैं वहां पे। लेकिन इसको जान भी तो रहे हैं हम, एक जानने वाले भी तो हैं, और तो इसका मतलब है कि हम इससे विस्तार भी बड़े भी हैं। माना कि पेरीफेरी पे ये होगा तो स्वीकृति जो है ना, स्वीकृति ये इतनी पीड़ा नहीं देगी। पीड़ा अगर आपको गहरे में ये हो गया, तुम भी गहरे से घटना के तथ्य को समझ गई, तो ऐसा नहीं है कि कोई जिसे हमने प्यार किया, जिसको हमने चाहा, वो संबंध टूट गए और फिर आए वो माफी मांगे तो टूट गए, तो हमारी अपेक्षाएं या हमारी तरफ से कोई कमी तो नहीं रही। देखो, संबंध जो बने हैं वो टूटेंगे आकार के लेवल पर, कब तक चले कुछ नहीं पता। हमारी तरफ से या उसकी तरफ से क्या गलती हो जाएगी, कौन सी लहर कब ऊपर नीचे आ जाए, तो वो संबंध अलग हो जाते हैं। और यहाँ तो संबंध बनेंगे, अलग होंगे, विचारों में भावनाओं में विभिन्नता रहेगी रही। यही फैक्ट है घटना का। घटना का तथ्य क्या है, आकार के लेखे लहर की तरह ही रहेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कांस्टेंट चलते रहेंगे और पति पत्नी भाई बहन इन सब में झगड़े और चलेंगे, इन्हीं के बीच प्रेम भी चलता है। लेकिन हर घटना से कथा नहीं गढ़नी है, सत्य ये लेना है, उसमें परिवारजन कर दो भाई कि उसके साथ हमने जो संबंध बनाए हैं क्या उसमें मेरा भी कारण कुछ है क्या। अगर कारण है तो उसमें हम अपने को फिर से संशोधन कर लें, या देखें कि बंदा जिससे हमने संबंध बनाया हो भाई इस लायक यार वो नहीं है। ये दोनों उससे सत्य ग्रहण करो कि क्या इसके साथ संबंध बनाने में फिर अच्छा होगा कि नहीं होगा। और ये शिक्षा हमें लेनी है, शिक्षा ये लेनी है उससे सत्य ग्रहण, हर घटना से सत्य ग्रहण कर सकती हो, उसी से सत्य जैसे ग्रहण करोगी तैसे ही वैसे ही इनसे थोड़ा सा मुक्त हो जाओगी। कि हर घटना से ये मिलेगा, अपने को संशोधन करना है, दूसरे को ज्यादा बदलने की फिक्र नहीं करना है। तो अपने को संशोधन कर दें हम, अपनी की तरफ से कुछ गलती हो गई क्या, क्या संबंध बिगड़ गए, और अगर गल गए तो उसे सहज स्वीकार कर लो। और नहीं बिगड़े हैं, वो ऐसा ही है, बंदा वैसा ही है और बार बार वही कर रहा है रिपीट, तो धीरे से राह बदल डालो। तब कुछ नहीं कर सकते, बहुत धीरे से, लेकिन अपने को बहुत ज्यादा, जहां हो वो आया है फिर तो उसको ऐसा नहीं है कि अपने बेहतर सुझाव दे सकते हो, आपकी कोई गलती है तो कह सकते हो, ताकि संबंध बन जाए। कोई तो हो, संबंध बना है तो किसी कारण से बन जाए तो अच्छा है। और उस बन जाने में अपनी तरफ से अगर गलती हुई है, अपने को ऑब्जर्व इट, घटना का से सत्य यही ग्रहण करना है कि क्या उस घटना में जो घटी, जिससे हमने प्रेम किया, आज उससे हमारी अनबन हो गई, उसमें उसकी चूक है या मेरी चूक है, दोनों लर्न करने को तैयार हैं तो संबंध बढ़ाने चाहिए। लेकिन अगर लर्न करने को तैयार नहीं है, तुम्हारी अपनी ध्यान रखो, क्योंकि बी ग्रुप हो क्या होता है, बी ग्रुप वाला, ए ग्रुप वाला क्या करेगा, बार बार ए ग्रुप वाला घटना को में थोड़ा सा वो जो लीपा पोती कर देगा। चूंकि आदर्शवादी है ना, तो कोई जरूरी नहीं कि वो जो आज कह रहा है कल वही करेगा। और बी ग्रुप वाला तपाक से बोल देता है, एकदम कह देता है मैं सत्यभाषी हूं और मैं बिल्कुल साफ सुथरा कहने वाली हूं। अब ये साफ सुथरा कहने में और कभी कभी दूसरा ग्रुप जो है वो थोड़ा सा उसमें लीपापोती कर लेता है। तो सत्यभाषी क्या होता है कि वो चाहता है कि मेरे हिसाब से सीधा सीधा बोले,
लेकिन दूसरा ग्रुप है उसके साथ अगर संबंध बनाने हैं तो वो थोड़ा सा चीजों को लीपापोती कुछ कहेगा और कुछ बाद में कुछ दूसरा भी कह देगा। क्या इसके साथ भी संबंध बनाए जा सकते हैं? क्योंकि जो चुनाव होता है जिंदगी में, संबंधों का चुनाव अच्छाई बुराई में नहीं होता, कम बुराई और कम अच्छाई में होता है। ज्यादा अगर उस प्रेम से अच्छाई मिल रही तो थोड़ी बुराई समझो भी। इस घटना को एक देखो इस तरीके से लो, और अगर इससे तुम्हारी जिंदगी फिर से हेल होती है तो धीरे से, बहुत धीरे से, ये नहीं धीरे से इसलिए इतना समझो धीरे से कि सभी उसी राह पे है, एक नहीं घृणा के भाव से नहीं, वो उस राह पे है, बदला नहीं जा सकता। धीरे से उससे क्षमा करके अपनी राह बदल दो। एक न्यूट्रल तरीका भी ये अपना निकाल सकते हो, लेकिन अपनी स्वामी जी यात्रा को हम जारी रख सकते हैं। चलिए इस पर और करेंगे। कुलदीप जी, आपका तर्कस में है कोई तीर, और कुछ सुनाइए। जी स्वामी जी। हम्म स्वामी जी, इसमें जो है ये जो सवाल है इनका, मुझे ऐसा लगता है कि सम्यक दृष्टि से भी ज्यादा इसमें सम्यक संबंध वाला इन्वॉल्व है। हालांकि इसमें सारे ये तीनों गिनता है, है। सम्यक संबंध, जागृति तो है ही है और दृष्टि भी है। तीन को एक हाँ साथ इन्वॉल्व करिए। जी। और बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि ये हमें लगते हैं अलग अलग, सम्यक संबंध, सम्यक दृष्टि, क्योंकि ऐसा कोई कंपार्टमेंटलाइज्ड नहीं है ये। क्योंकि बिल्कुल। एक ही, जब आप किसी फील्ड में, रिलेशनशिप इज लाइक अ फील्ड, इट इज लाइक ए लेबोरेटरी। हम्म और हमें पूरे संसार में सीखने का एक ही मात्र जरिया है, रिलेशनशिप। तो कभी भी, पहली बात तो, अगर रिलेशनशिप में कोई भी क्राइसिस होता है तो उसका ये पहलू हम भूल जाते हैं कि इससे हम निखरने जा रहे हैं, हमारी ग्रोथ होने जा रही है इससे। तो एक तो कोई ऐसा कंपार्टमेंटलाइज्ड नहीं है कि सम्यक संबंध, सम्यक, क्योंकि हर चीज, कभी भी कोई भी चीज अप्लाई हो सकती है। हम्म अब इसमें जैसे कि आपने बताया कि कोई बंदा है वो, देखिए मुझे आपके सवाल से एक तो ये लगा कि जैसे सामने कुछ बात, पीछे कुछ बात, तो एक कोई भी है बंदा, थोड़ा सा ऐसा लगता है मुझे सुनने से कि जैसा ऑथेंटिक पर्सन नहीं है। हम्म क्योंकि हमें कभी भी आप देखना, चाहे हमारे माता पिता से रिलेशन हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, प्रोफेशनल हो, जूनियर सीनियर का हो, हमें जो सबसे ज्यादा चीज चुभती है वो होती है नॉन ऑथेंटिसिटी। और बाकी चीजें तो हम एक सहज रूप से स्वीकार भी कर लेते हैं कि यार ये ज्यादा बोलता है, इसको ज्यादा गुस्सा आता है, ये थोड़ा सा कहीं कहीं बेईमानी कर जाता है। लेकिन ऑथेंटिक हमारे साथ अगर पर्सन है कोई, तो उसकी हमारे दिल में अलग वैल्यू होती है, और कोई ऑथेंटिक नहीं है तो उसका अलग कैटेगराइजेशन होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पर्सन ऑथेंटिक है और उससे कोई गलती हुई है तो वो निश्चित तौर से माफ की जानी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेरी लाइफ में भी एक आध बार ऐसा हुआ कि कोई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और कुछ ऐसा फेज आया कि उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या उसका मेरा टेस्ट मैच नहीं हो पाया किसी पॉइंट पे, और ऐसा लगा कि यार इसकी मेरी डिस्टेंस बढ़ रही है। तो फिर मैंने क्या काम किया कि उन चीजों को नजरअंदाज कर दिया, अपनी तरफ से पूरा प्रोएक्टिव होके और पूरी अपनी तरफ से पहल करके। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये था कि अगर वो चीज माइनस कर दीजिए जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ था, उस चीज को छोड़ के ही इज ए वेरी गुड पर्सन। तो ये भी हमें देखना है कि वो किस तरह का पर्सन है। तो इसमें क्या है कि अगर जो उसकी कोई छोटी मोटी चीज ऐसी है कि अगर आप उसको, चाहे वो भले ही आपको पसंद हो या ना हो, क्योंकि कई बार क्या है, हम चाहते हैं पूरा का पूरा 100% बंदा हमारी पसंद का हो हर तल पे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर वो चीज माइनस करके एक दो जिसको लेके मतभेद है, अदरवाइज वो बहुत अच्छा बंदा है, हर जगह मतलब सही है, रिलेशनशिप में खरा उतरता है, तो फिर वो चीज उसकी माफ की जानी चाहिए। और अगर ऐसा है, ये डिपेंड करेगा कि आपने उस बंदे से जो आपका रिलेशन है वो किस वजह से है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे रिलेशन हमारी लाइफ में
कि हम उनको, अगर वो चले भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी लाइफ में। और कुछ ऐसे भी होंगे कि अगर उनमें 1,000 कमियां भी हैं तब भी हम उनसे रिलेशनशिप से भाग नहीं सकते हैं। हम्म, So it will depend on condition to condition, situation to situation. There is no cut and dried formula. कोई नहीं दे पाया, चाहे ऑटो ही क्यों ना हो, किसी भी चीज का कट एंड ड्राइड फार्मूला हो ही नहीं सकता है। ये आपको बिल्कुल तय करना है, कैटेगराइज करना है कि किस कैटेगरी में है वो बंदा। और आपने उससे कई बार ऐसा होता है कि उससे आपने लर्निंग क्या ली है, लर्निंग लर्निंग लो उससे, और आप उससे आगे बढ़ो। और आपको अपने अंदर भी खंगालना पड़ेगा कि मैं, मेरा इससे क्या स्वार्थ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बंदा तो हमें पसंद नहीं है, लेकिन हमारे निहित स्वार्थ ऐसे होते हैं कि हम उसको छोड़ नहीं पा रहे, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है। तो आपको खुद भी देखना पड़ेगा कि कहीं मतलब आपका उससे क्या स्वार्थ है। और मैं लास्ट में ये कहूंगा कि इसमें वास्तव में, क्योंकि हम चर्चा तो कर सकते हैं इसकी, लेकिन इसको बेटर आप ही जानते हैं। और आपको अपना माइंड रीड करना है, आपकी प्रायोरिटीज रीड करनी है कि मेरी प्राथमिकताएं क्या है, और आप ही नाप तोल के वो ले सकते हो। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें, कोई चीज हम कह पाते हैं, कोई नहीं कह पाते। जरूरी नहीं कि सवाल बिल्कुल एकदम हम कह ही पाए हों, कई बार हमारे अचेतन में कुछ चलता है, चेतन में कुछ चलता है। जैसे मैंने खुद देखा है, कई बार मैंने किसी से सवाल पूछा तो बाद में मैंने रियलाइज किया कि यार मैंने इसको पूरा ढंग से तो बताया ही नहीं, है ना। ऐसा भी होता है कई बार ना, ये चेतन और अचेतन का ही खुद का ही कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसका इसका आप ही बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अंततोगत्वा में यही कहूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो स्वाति, ये थोड़ा बिल्कुल समझ लो, हर घटना संबंध। कुछ कहेंगे अमृतो जी? एक तो जैसे कुलदीप जी ने भी बोला ना, वो भी मैंने इकार्ट की एक टॉक सुनी थी, उसमें ये कहा गया था कि पहली चीज तो जैसे कोई भी अपन किसी चीज को समस्या बना लेते हैं, मन क्या करता है, हर चीज को समस्या में कन्वर्ट करने का एक कन्वर्टर है, उसके पास एक प्रॉब्लम मेकिंग टूल है जो फटाक से जो अपॉर्चुनिटी होती है उसको समस्या में कन्वर्ट कर देता है। तो पहले तो अपन ये समझें कि कोई भी रिलेशनशिप है वो हमको यहाँ पे ग्रो करने के लिए है, और ग्रो यूनिवर्स ने ही ऐसा डिजाइन किया है कि आप कन्फ्लिक्ट में पड़ोगे ही पड़ोगे, कि ये नेचुरल डिजाइन है। तो जब यूनिवर्स ही चाहता है कि कन्फ्लिक्ट में पड़े, तो उसका अपने को समझना चाहिए कि वो ऐसा क्यों चाहता है। तो अब इसका ये है कि रिलेशनशिप्स आर हियर टू मेक यू कॉन्शियस। हैप्पीनेस इज सेकेंडरी, हैप्पीनेस जो है सेकेंडरी है, मगर हम क्या रिलेशनशिप से हैप्पीनेस ढूंढते हैं कि यदि हैप्पीनेस नहीं है तो फिर ठीक नहीं है। असली चीज जो है कि आप ये समझो कि यदि उस रिलेशनशिप से आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो कोई भी कंफ्लिक्ट आता है तो उसमें हम कॉन्शियस होते हैं, और ट्रू हैप्पीनेस जो है वो आपके जागरण से ही आती है, आपके बीइंग से ही आती है। जो 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 सो कॉल्ड टेम्पररी हैप्पीनेस है जो माइंड से आती है, वो टेम्पररी होती है, फ्लीटिंग होती है, अपन समझ ले पहली चीज। दूसरा, जैसे कुलदीप जी ने कहा कि एक जो मंत्र है, ओम, ओम इग्नोराय नमः, कई चीजें होती है जिसको इग्नोर करें उसके भी फायदे हैं। वो डिजिटल, जैसे रिलेशनशिप आजकल डिजिटली अपन बहुत इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें कई चीज इग्नोर आए नमो होती है तो ठीक है। मगर कई जगह ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे एक परिवार के अंदर ही रह रहे हैं, एक ही रूफ के अंदर रह रहे हैं, अलग होना भी संभव नहीं है, साथ में रहना भी मुश्किल हो रहा है। तो वहां पे दो ही चीजें हो सकती है, कि या तो आप इफेस कर सकते हो अपने आप को, या इंडिफरेंट कर सकते हो। तो इसमें भी क्या है कि यदि दो जने हैं और दोनों ही मूर्छित हैं, मूर्छित का मतलब है उनको कुछ जागरण का कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी होता भी है, तो दोनों फिर क्या है कि अल्टीमेटली कंफ्लिक्ट होगी और वो इफेसमेंट में ही जाएंगे, कंफ्लिक्ट डोमिनेट करेगा, तो वो अलग अलग रहेंगे। और कभी कभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कॉपरेशन का प्रपोर्शन बहुत ही कम होगा। दूसरा है कि दोनों, एक थोड़ा सा जिसको जागरण का है थोड़ा पता है, और दूसरा जो है वो मूर्छित है। तो यदि जो थोड़ा सा जागरूक है वो अपनी जागरण को पहले बढ़ाए, उस पर काम करे, और फिर उसको समझ में यदि आ जाता है, और दूसरा वाला यदि सीखने को तैयार है, समझने को तैयार है, थोड़ा भी उसके अंदर इतना इंक्लाइनेशन है कि मैं अपने रिलेशनशिप को मधुर बनाऊं, समझूं,
तो उस पर मेहनत की जा सकती है। कल ही मैं एक डिस्कोर्स सुन रहा था जिसमें ओशो कह रहे थे कि जो मेरे बहुत ही करीब है उनके सामने तो मुझे बोलना ही नहीं पड़ता, मेरा प्रेजेंस काफी होता है, मगर जो बहुत दूर है उनके लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक जन ने सवाल ये पूछा था कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बोले कि जो मेरे बहुत करीब है उनके सामने तो मैं बोलता ही नहीं, चुप बैठ जाता हूँ, मेरा प्रेम ही काफी है, मेरा होना काफी है। तो वही है कि डिपेंड करेगा कि सामने वाला कितना उसका लर्निंग और वो झुकने को तैयार है, समझने को तैयार है। तो एक मूर्छित है और एक यदि जागरण है तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा है कि यदि दोनों ही बिल्कुल, दोनों जागरण तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, दोनों में समझ है, दोनों आध्यात्मिक यात्रा में चल रहे हैं, तो धीरे धीरे कॉपरेशन बढ़ता चला जाएगा और चीजें अपने आप से सॉल्व हो जाएगी। तो यही चीजें हैं कि पहले तो काम अपने ऊपर किया जाए, अपने पे फोकस रखा जाए, सम्यक दृष्टि क्या है, सम्यक जागरूकता, दूसरे की फिक्र छोड़ दी जाए कुछ समय के लिए, जब तक कि हमारा चेतना का स्तर उठ नहीं जाए। जब हमारा चेतना का स्तर थोड़ा इतना हो जाए कि हम दूसरे को समझें कि वो किस तल से व्यवहार कर रहा है और उसका ये व्यवहार जो है ये प्रिडिक्टेबल है, ये ऐसा ही कर सकता है क्योंकि ये जिस चेतना के तल पे है वहां से ऐसा ही व्यवहार हो सकता है, तो बजाय क्रोध के आपके अंदर से करुणा उठेगी, यदि आपके अंदर थोड़ी बहुत भी जागरूकता है तो फिर अपन ये समझेंगे कि इसकी पूरी गहरी साइकोलॉजी क्या है, ये क्या हो खेल चल क्या रहा है, ये कि जो दिखता तो ऐसे है स्थूल रूप में, मगर इसके गहरे साइकोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिक इम्प्लीकेशंस हैं। तो जब ये पूरा खेल समझ में आ जाता है तो पूरा सिनेरियो चेंज होने लगता है, फिर वो जो एक तनाव था वो एक खेल में कन्वर्ट हो जाता है, प्लेफुलनेस में। तो मेरा तो यही है समझना सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, लगभग सब चीजें तो क्लियर ही हो गई। अभी 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 रुक जाओ, अब तो अभी तो लंबा ही चलता, चला चलाओ, सुनाओ सुनाओ। सिर्फ मैं स्वाति को आज पूरा सब लोग समझा के जाएंगे, चिंता मत। एक्चुअली एक्चुअली हमें जज ज्यादा टाइम नहीं देते, तो मैं सिर्फ एक दो लाइन में ही शॉर्ट में ही करता हूँ, आदत पड़ गई मेरे को। हमें कोर्ट में रवि जानता है, वो जज कहता है मेरे को ज्यादा लंबा नहीं सुनना, 2 लाइन में बताओ, तो मेरे को 2 लाइन में मैं बस ये कहूंगा कि इससे ये लर्निंग लेनी है। लर्निंग की भी बात है ना, सम्यक दृष्टि की, जो आपने जहां से सवाल शुरू किया था, कि आगे से कोई भी हो, चाहे मतलब फ्रेंड हो कोई वैसे, तो टेक टाइम इन गेटिंग इनटू रिलेशनशिप, दैट इज द बिगेस्ट लेसन। टेक लॉन्ग टाइम, उसको देखो भालो परखो, ये तो ये इससे लर्निंग ली जा सकती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सभी ने ये खूब अच्छा बताया। हाँ बिल्कुल स्वाति, अब थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई। देखिए, संबंध जो है ना बिगड़ते हैं, तो एक तो घर के संबंध है, तुम्हारे लिए चुनौती है। बस तुम उस राह पे हो, सभी उस राह पे नहीं है, हैं? सभी थोड़ी आध्यात्मिक राह पे हैं, सभी तो वो कीचड़ की तरह चाहते हैं ना, सभी नहीं, सभी को कहाँ बदलोगी। अगर कोई ऐसा है बदलने को तैयार है तो ठीक है, लेकिन उन्हीं के बीच हमें जीना भी है। प्रज्ञा सूत्र, अब माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, अगर वो विपरीत ग्रुप के हैं, उन्हीं के बीच आपकी चुनौती है, तो तुम अब उनके बीच दूसरे का कि देखो ये यहाँ इसकी सींग उठ रही है, तुम तो समझदार हो जाई, तुम अपनी को हटा लो कि अब इसकी सींग उठी है, यारी अब ये लड़ाई होने, अब बिचने वाला है, तो वहां तुम्हारे लिए जागरण और चुनौती है, वहां से तुम हट जाओ। और फिर संबंध जहां है, अब भाई बहन के संबंध, माता पिता के संबंध, ये नहीं बिगाड़े जा सकते। यहाँ तो आपको साथ रहेंगे, लेकिन बचने का क्या है, और हम अपना जीवन उन्हीं के बीच कैसे और ढंग से कि जब सींग उठे भाई या बहन या माता पिता की, या तुम्हारी बुआ हो, तो उनके बीच देख लो कि तुम समझदार हो जाओ कि देखो अब हो रहा है, तो उसी बीच दूरी बना लो, थोड़ा सा डिस्टेंस, क्योंकि क्रोध में ही बात बनती है, थोड़ा सा, फिर वो संबंध अपनी तरह से रहेंगे। और किसी से अगर प्रेम किया है, वो संबंध बिगड़े हैं, बने हैं, फिर से सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, वॉच इट, फिर से देखिए उसको, क्योंकि सुधरने की संभावना सभी में हो सकती है। ऐसा कोई नहीं कि पास्ट में किसी ने, और तुम भी अपने को देखो कि क्या मेरी वजह से कोई संबंध तो नहीं बिगड़े हैं, उसमें भी सुधार करो। और संबंध को क्या जोड़ने से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में लाभ हो सकता है कि नहीं,
ये सब चीजें एक साथ एक पलड़े में रख करके तौल के देखोगी तो यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। तुम क्षमा करो पागल जग को, ये तो बस, ये तो बिल्कुल देख, क्षमा तो हर स्थिति में कर दो, चाहे छोड़ना भी हो तो भी क्षमा, तभी क्लिंग मत करो। प्रतिक्रिया वाली भाषा कि मैं उसे मार डालूंगी, कोट डालूंगी, वो चीज तो छोड़ ही दो बेचारी की, क्योंकि उससे तुम हर वक्त पीड़ित रहोगी। अपने को मुक्त करो, मुक्त करो, बिल्कुल मुक्त करो। और कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, चुनना ही हो तो खूब समझ बूझ करके, लेकिन आप सदैव संवेदनशील रहो हर स्थिति में। कोई भूल करता है तो ठीक है, अगर इस लायक है तो क्षमा करते जाओ। कनिंगनेस नहीं, एक दूसरा कनिंगनेस है, आपको उसकी वजह से कनिंगनेस नहीं करनी है, बट बी अवेयर। आप अगर थोड़ा सजग हैं तो जो चालाक है, चतुर है, उनकी कनिंगनेस को समझो, समझना जरूरी है ताकि बच सको, बट आपको कनिंगनेस को कल्टीवेट नहीं करना है। आपकी समझ से अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है वहां आप बच जाओ, इतनी समझो। लेकिन आप कनिंग, आपकी किसी के साथ चतुराई या छल कपट इस तरह का ये अपने जीवन में मत उतारना। आप सिंपल रहना। कबीरदास जी कह रहे हैं ना कि अच्छा है कि तुम ठगे जाओ, किसी से बार बार ठगे जाओ, लेकिन मैं इसमें एक बार और बात कह रहा हूं कि अगर एक बार ठगे गए, दो बार ठगे गए, तो थोड़ा सा आप समझदार बनो, प्रज्ञावान बनो कि यार ये बंदा बार बार ठगा रहा है, ये कर रहा है, तो उसकी कनिंगनेस से बच जाएं हम। वो जो हम पे करना चाह रहे हैं, कनिंगनेस से बच जाएं, और ये समझ हमें होगी कि क्या वाकई ये संबंध बनाए जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखो, ठीक है स्वाति? और कुछ अगर तुम्हें कुछ और कहना है तो जोड़ दो। स्वामी जी, मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता था। हाँ स्वामी जी, मुझे लगता है कि जैसे जो स्वाति जी ने प्रश्न पूछा ना, तो वो थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट, क्योंकि जीवन में ना बहुत सारे आयाम हैं, उनका ये प्रश्न किस आयाम से उठा है उसको अगर वो थोड़ा और स्पेसिफिक कर कर बोलें तो मुझे लगता है वो उनको एक सही आंसर अगर वहां पर मिल गया तो बाकी सबसे डील करने का आंसर भी उसी में होगा। बहुत कुछ महीने पहले स्वाति जी ने एक प्रश्न किया था कि मैंने, किसी ने मुझसे कुछ मांगा, मे बी कोई साधु, भिक्षु, भिखारी या भिखारन, और वो शायद अपने किसी काम में व्यस्त थी, तो उनके मुंह से कुछ अच्छे या मधुर शब्द नहीं निकले और उन्होंने उसको डपट दिया, और उनको बाद में उस चीज का अपराध बोध रहा कि क्या यार ये करना उचित था, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वो भी प्रश्न जो था ना, अपने आप में पूरे संदर्भ में नहीं था कि वो घटनाक्रम क्या था। अब मैं एक छोटी सी बात आपको जोड़कर बताता हूं, उसको उसमें आप थोड़ा सा मुझे बता पाएंगे। मैंने सिर्फ 1 मिनट का मेरे जीवन का व्यवहारिक बात है। मेरे एक बहुत प्यारे मित्र जो 10 साल मुझसे छोटे भी हैं, आईटी इंडस्ट्री में बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, बहुत प्यारे व्यक्ति, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस रहता है, ये चीज मैंने समझी। तो मैंने हर महीने एक 50,000 रुपए का, चाहे मेरे पास हो या ना हो, मुझे पता ये किसी भी समय मांगेंगे, और वो लौटाते भी थे, लेकिन लौटाते ऐसे थे कि 5 दिन 7 दिन का बोलकर 45वें दिन मेरे तीसरे चौथे फॉलोअप के बाद वो मुझे लौटा देते। हम कटु शब्द नहीं बोलते थे, मैसेज भेजता था मैं उनको, और 3-4 बार ये प्रक्रिया करनी पड़ती थी, और फिर वो लौटाते थे और हफ्ते भर बाद फिर से मांग लेते। ये क्रम चलते चलते 1.5 साल हो गए। अब मुझे लगा उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, क्योंकि पर्सनल बैठकर भी मैंने देख लिया कि यार आप छोटी छोटी बचत क्यों नहीं करते, आप मॉडर्न गैजेट्स क्यों खरीदना चाहते हो, ये सारी बातें करी जिनका कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन की बात है, उनको मेरे से कोई 15-16 हजार रुपए की जरूरत पड़ी। उस दिन मैंने मन बनाया, सोचा, और मैंने उनको 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। और उस समय मैं अपना मन ये बनाकर बैठा था, अब मैं इसका कोई फॉलोअप नहीं करूंगा और इनसे कभी मुझे आएंगे नहीं, तो अब ये मेरी मित्रता भी बनी रहेगी और ये मुझसे दोबारा मांगेंगे भी नहीं। तो ये 20,000 देते वक्त मैं काटा मारकर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं लौटाएंगे। और वही हुआ। उस बात को आज साल भर हो गया, हम लोग मिलते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, क्योंकि मैं उनको नहीं छोड़ना चाहता। वो बहुत प्यारे हैं।
लेकिन मुझे इस चीज को करने में मैं इतना सामर्थ्य भी नहीं रखता कि मैं हर महीने 50,000 रुपये डाल दिया करूं और फिर उनसे एक्सपेक्ट ना करूं, या हर बार मैं उनको 3-4 करने की प्रक्रिया में फिर मैं अपने अंदर इरिटेशन महसूस भी ना करूं। तो मैंने इस 15 के 20 देकर उनसे एक वो कर ली, या वो पैसों के लिए एटलीस्ट मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे वो नहीं करते, और मुझे मेरे साथ बढ़िया कॉफी चाय पीते हैं, और हम उस बात का कभी उल्लेख नहीं करते। तो जीवन को इस तरीके से भी थोड़ा बहुत देखिए सर, मित्र मेरा बड़ा बहुमूल्य है। 20-1 हजार रुपए में बड़ा छोटा सौदा है जो मैंने किया, तो मुझे लगा ये ठीक है। बाकी मेरा व्यवहार उस दृष्टि से उतना नहीं पहुंचा हुआ कि मैं उनको करता रहूं और झूलता रहूं, क्योंकि हम लोग तो एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, हम तो शायद वहां नहीं पहुंच पाएंगे उस अंतिम पर जब हम बिल्कुल संतुलित वे में जीवन को देखकर जी पाएंगे। हाँ, 100 में से अगर 60-70% नंबर के करीब लेकर अगर हम जीवन को जी पाए, क्योंकि सारी थ्योरी सारी बातों का अंत तो यहां होता है कि मेरा जीवन गुजर कैसे रहा है। तो मैं ये इसलिए अपनी एग्जाम्पल को दिया कि स्वाति जी, अंशुला जी, मैं या कोई और व्यक्ति जब अपने प्रश्न को थोड़ा सा एलैबोरेट करे, क्योंकि ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, इसमें ये ना सोचे कि यार इस बात का मुझे उल्लेख नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रश्न पूरा पूरा संपूर्ण रूप में सामने आएगा ना कि किस वजह से आप दुखी हो, तो वो उसका उत्तर आप बेहतर दे पाएंगे स्वामी जी। शर्मा रही है, असल में शर्मा रही है, पूरा नहीं कर रही है। और पूरा कर देगी, एलेबरेट करेगी, तू बता स्वाति। नहीं, शर्मा रही है। एक सुनील जी देखो, थोड़ा सा विषम चीजों में आप उस जो 20,000 रुपए दे दिए, उस मित्र से 20,000 वापस मांगना चाहिए था आपको, इसके लिए फिर दोबारा कहे कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं कभी कहा। नहीं, मैत्री बनाए रखते, आप अपने पैसे वापस करिए, वापस प्रेम से मांगिए, प्रेम से वापस मांगिए, उस पैसे को आप ले लीजिए वापस, उनसे मांगिए तो देखिए मित्र का क्या होता है, उनकी क्या प्रक्रिया होती है। और मैत्री अपनी जगह है और ये सब चीजें अपनी जगह है। देखो, ये व्यापारिक जो बातें हैं अपनी अलग हैं, खैर वो आपका अपना है, लेकिन मेरे देखे कि मित्र को जो भी आपने दिया है वो फिर आपको वापस लेना चाहिए, वापस ले लीजिए, प्रेम से ले लीजिए और मैत्री बनाए रखिए। फिर अगेन अगर बार बार देखिए, किसी का सहयोग करना अलग बात है, लेकिन हर वक्त तो इस स्थिति में रहे कि लोग सहयोग करें, ऐसी वो दूसरी बात है। तो मित्र को मित्र की तरह बनाए रखिए। ये आपका खैर दोनों की अपनी अलग बात है, लेकिन मेरे देखे अब वो इस संबंध में कहते भी नहीं, उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आपको 20,000 वापस करें, क्या इस लायक नहीं है? नहीं स्वामी जी, मैंने आपसे बोला, निवेदन किया, वो ठीक है, लेकिन उनके जो खर्चे हैं वो कुछ अलग तरीके के हैं। तो मेरा 1.5-2 साल का अनुभव जब मैं लगातार उनको देता रहा और फिर चलाकर मुझे हर बार मांगना पड़ा 3-3 4-4 बार कहकर, तो फिर मुझे ये क्रम को रोकना था कहीं पर और उनसे मित्रता कायम रखनी थी। तो मैंने इसमें सिर्फ 20,000 रुपए की एक आहुति थी, क्योंकि ऐसा नहीं है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, उनको पता नहीं है कि उन्होंने मुझसे लिए हुए हैं, लेकिन अगर वो नहीं इस पोजीशन में, तो अब मैं उनको एम्बैरस नहीं करना चाहता। और उसका क्रम यही था कि मैं इस बात को अब तोड़ देता यहाँ पर कि मैं कोई फॉलो अप करता हूँ। तो मैं उनके यहाँ कॉफी पीने जाता हूँ, वो भी मेरे से मिलने आ जाते हैं, और हम कभी भी उस बात का जिक्र नहीं करते, लेकिन वो कहीं उनके मन में वो बोझ तो रहता है कि यार एक पिछले लिए हुए हैं तो वो तो मैंने लौटाए नहीं, अब अगली बार मैं कैसे मांगू। नहीं तो वो 2 वर्षों से हर महीने मांग ही लेते। ठीक है, अब नहीं मांगते दोबारा? अब 6 महीने से नहीं मांगते। हाँ जी, आशुतोष जी कुछ कहिएगा। मैं सुनील जी की इस टेक्निक को बड़ा सराह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी टेक्निक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, ये प्रज्ञा समझ से पैदा हुई है, सब ये समझ से पैदा हुई। तो स्वाति, कुछ बात और कहनी है तुम्हें, कुछ और अगर अब तू कर सके पूरा? मेरे ख्याल से वो उसको पूरा नहीं सार्वजनिक कहना चाह रही है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा स्वामी
कि स्वातिमा आप ना, जैसे कि सुनील जी ने बहुत अच्छे से उस चीज को पकड़ी कि आप ओपन अप होके उस चीज को यहाँ पे प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आप सबसे हो सकता है उतने खुले नहीं हो, और हम सामाजिक तौर पे सबसे डिस्कस बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं ठीक है ये सलाह दूंगा कि आपके आसपास जो भी काउंसलर वगैरह हो ना, ठीक है, आप उनसे करके, बिकॉज वहां पे आप अपने आप को खाली कर पाते हो, है ना। तो अपने आप को शून्य करके रखते हैं, आप अपने आप को खाली कर पाते हो, और अपना आत्मावलोकन जो अशोक जी ने कहा, कुलदीप जी ने कहा, वो आत्मावलोकन आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, बिकॉज वो आपको एक आईना दिखाने की कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप रख पाएंगे ओपन होके। तो मुझे लगता है कि इस फोरम में जो आपको मिला उस वो तो बहुत ही अमूल्य है। उसके अलावा ना आप किसी काउंसलर से जो आपके आसपास हो उनसे भी आप थोड़ा बातचीत करके ना हल्के हो सकते हो, बस मेरी सलाह। स्वामी जी से बेटर कुछ भी नहीं है। तो मैं यही चलिए, कहने वाली थी, बहुत बताओ सुंदर, आपको बहुत परेशान सुंदर। अब करने इस के लिए कब आऊं। हाँ, अब ये सत्र को, इस सत्र में अब और किसी का फीडबैक, आप लोग अपना फीडबैक दे दीजिए इसके प्रश्न को फिर, और इसमें अगर तेरे क्रॉस प्रश्न हो तो फिर ले देना, फिर हम लोग अगली बार ले लेंगे। और किसी को कुछ कहना है? जी जी। स्वामी जी, जस्ट मेरा ये था कि मॉर्निंग में जब हम आसन कर लिया करते हैं ना, तो आसन करके हम लोगों की ऊर्जा काफी, मतलब वो जगी हुई पोजीशन में रहती है। तो हम फिर वो जो ब्रेक ले, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ठीक है, कि फिर हम ब्रेक लेते हैं, फिर हम ज्वाइन करते हैं, फिर वो तो एक वो तारतम्य अगर बना रहे, ठीक है, एक तो वो चीज, और मतलब कितना भी, बिकॉज सुबह का जो समय होता है ना, ठीक है, वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा शांत मौन ध्यान, ठीक है, उसमें जाने का समय होता है। तो हम अगर 7:15 तक अगर हम ध्यान में मतलब जाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसके बाद वो जैसे हम नृत्य करते हैं, उसके बाद आपके डायरेक्शंस होते हैं, और फिर हम ध्यान वाला, तो वो काफी, मतलब सुबह का जो समय है उसका हम सदुपयोग कर पाएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा अर्ली ध्यान वाला अगर हो सके तो, ठीक है, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। टाइमिंग को, टाइमिंग को मतलब 7:15 तक हम जो ध्यान की प्रक्रिया, जो आप डायरेक्शंस और ध्यान का हम स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, 5:50 तो कर दें वो, स्वामी जी, 5:50। नहीं, 6:40 तो हमारा पहला जो आसन का जो है सेशन वो नहीं नहीं, खत्म हो ही एक जाता है। एक तो एक मिनट, एक एक मिनट। मिनट कुलदीप जी, अच्छा, एक मिनट में बात बोल दूं। 6:40 तक हमारा आसन का जो है वो कंप्लीट हो ही जाता है। तो मान लीजिए 5 मिनट का ब्रेक इज सफिशियंट। 6:45 से 7:15 तक, मतलब जो भी डायरेक्शंस और नृत्य वगैरह हो जाएं, और 7:15 से अगर हम ध्यान वाला जो प्रोसेस आप स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, वो अगर हम कर लें तो थोड़ा उस सुबह का सदुपयोग हो जाए। बिकॉज हम 8 करीब पौने 8 8 के आसपास हम, मतलब 7:40 के आसपास हम जाते हैं ध्यान में। तो काफी, मतलब वो धूप आ गई, पूरा हो गया, शांति भी उतनी आसपास जो भी है नहीं रहती है। तो मुझे लगता है जितना अर्ली हम ध्यान वाले अगर उसमें इंटर करें, आप जब लेके जाते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि, मतलब मेरा अनुभव ये है कि अच्छा रहेगा। हाँ जी। हाँ, अब देखो। एक्चुअली इसीलिए लोगों को लॉयर को एंगेज करना पड़ता है ताकि बात सही से रख पाए। ठीक है लॉयर्स आर आशुतोष। लायर्स। मुझे मुझे ऐसा लगा कि ये कहना चाहते हैं कि, लेकिन इसमें मेरे बात थोड़ा सा अलग से है कि जैसे हमने 6 बजे 6:05 पे स्वामी जी ने आसन कराना शुरू किया, और 6:50 पे लगभग या 6:45 पे स्वामी जी खत्म करते हैं। ये तो, इसमें तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसी प्रकार की छेड़खानी हो। क्यों? क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, अध्यात्म भी हम तब कर पाएंगे जब प्रॉपर ध्यान, ये क्या नाम, आसन वासन हो। हाँ, दूसरा एक मैं जरूर कहना चाहूंगा, और मैं उसमें अपनी समस्या भी बताना चाहूंगा। समस्या मेरी जेन्युइन है, हालांकि ऐसा लग सकता है कि ये बार बार मैं पॉइंट उठाता हूं कि जैसे 7 बजे सपोज 6:45 स्वामी जी ने खत्म किया पहला सेशन, और 10 मिनट का ब्रेक लिया, तो एक तो अगर हो सके तो 10 मिनट के ब्रेक की, कोई अगर कोई मित्र बीच में नहाता है या कुछ ऐसा 10 मिनट चाहिए तो अलग बात है ना। जैसे सुनील जी ने शायद 10 मिनट का कहा था, तो मैं नहीं जानता कि क्या रीजन था, लेकिन हमें बीच में क्या है, जस्ट वॉशरूम जाके आना, तो 5 मिनट सफिशियंट है। लेकिन चलो वो जैसे भी है, 10 मिनट हो 5 मिनट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 मिनट स्वामी जी, मैं पूरी कर दूं अपनी बात। उसके बाद क्या है कि जैसे सपोज हमने स्वामी जी ने सेकंड सेशन शुरू किया 6:55 पे, और 5 मिनट का गीत संगीत है। वो स्वामी जी ने एक बार रीजन बताया था, क्योंकि शायद मानसुला ने एक बार कुछ ऐसा कहा था कि पहले वो कुछ ये बातचीत हो जाए प्रज्ञा सूत्र,
और फिर वो, लेकिन स्वामी जी ने रीजन बताया था कि व्हेन वी कम बैक, जो सेकंड सेशन में वेलकम होता है, गीत संगीत के साथ हो तो ज्यादा अच्छा है, वो भी ठीक है। लेकिन मैं अपनी पर्सनली बताता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि वो तो स्वामी जी बेटर जानते हैं, क्योंकि पूरा इतना कंडक्ट करना आसान नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जब आप अंतिम इंस्ट्रक्शन आपका देते हैं 8 बजे, 1-2 मिनट इधर उधर होती है, बट 99.99% इट इज 8 o'clock ऑलमोस्ट। तो मैं पर्सनली बता रहा, मैं तो 8:20 के बाद समय देने में सक्षम ही नहीं। तो जिस दिन स्वामी जी का ऐसा होता है कि 8 बजे, मैं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ जब स्वामी जी के सजेशन शुरू होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जब स्वामी जी लास्ट में कहते हैं कि जय ओशो, मतलब ध्यान के अंदर चले जाओ, तो वहां से मैं मानता हूं ध्यान शुरू होता है असली। उसके पहले धारणा का पार्ट है, स्वामी जी जितना भी समय लेते हैं। लेकिन मेरे अपने पर्सनल ये है कि मैं 8:20 से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता, और मेरा जो ध्यान वाला है वो नहीं हो पाता ठीक से। तो अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि प्रज्ञा सूत्र भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, मैं उस मेरा ये भी मत नहीं है कि जैसे 7:10 पे शुरू हो जाए और 8 बजे खत्म हो जाए, क्योंकि प्रज्ञा सूत्र भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसा चाहता हूं, मतलब अगर पॉसिबल है कि 7:40 पे आपका अगर अंतिम इंस्ट्रक्शन हो, अंतिम, कि हरिओम तत्सत, मतलब ये हालांकि मेरी हो सकता है गलत इच्छा हो, लेकिन अगर 7:40 पे हो तो 7:40 से लेके 8:20 तक ये 40 मिनट ध्यान के मस्ट हैं, जो ओशो ने स्ट्रांगली रिकमेंड किए हैं। और फिर 5-7 मिनट हमें उठने में और थोड़ा सा नृत्य करने में, या जो भी है, मतलब 8:30 तक। फिर भी अगर 8:20 में उठूंगा तो 8:30 हो जाएंगे, और उतने बजे कॉल्स भी आने शुरू हो जाते हैं, जैसे आशुतोष जी ने कहा कि, क्योंकि देखिए हर एक की अपनी अफोर्डेबिलिटी है। जैसे स्वामी जी हैं, सुनील जी हैं, और मानसुला जी हैं, आप टाइम अफोर्ड ज्यादा कर सकते हो। लेकिन जैसे मैं हूं, रवि है, शायद अशोक जी का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ध्यान पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ध्यान हमारा 40 मिनट नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये पूरी एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं मुझे तो कुछ मिसिंग लगता है। तो मेरा भी एक ये है विनम्र निवेदन, कि जो आपका हरिओम तत्सत है ना, लास्ट शब्द जब आप सजेशन दे रहे हो, 7:40 पे अगर फिनिश हो जाएगा तो 40-45-50 मिनट सबको ध्यान का मिल जाएगा। ये है। चलिए, अच्छा देखिए, अब पहली बात तो आप लोगों ने 10 मिनट का समय लिया, उसमें भी 10 मिनट वाला भी है वो 15 मिनट हो जा रहा है। मैं तुम लोगों से ये कह रहा हूँ, शिकायत कर रहा हूँ कि वो अभी पहले 5 से 10 हुआ, और जब 10 हो गया तो वो 15 तक लोग भी आ रहे हैं। तो वो चीज ऐसे, और हमें क्या टाइम दे रहे हो? हमें एक्चुअल जो 7:20 से 7:40 के बीच में, 7 बजे से 7:40 तक प्रज्ञा भी दे रहे हो। देखो मेरे साथ कितनी ज्यादती कर रहे हो, हम प्रज्ञा भी दें और आपको भी ध्यान भी कराएं। बताओ भाई, मेरे साथ कितनी ज्यादती कर रहे हो। तुम लोग ध्यान का अलग समय निकाल लो ना। अरे ये विधियां सीख रहे हो, स्वामी जी है ध्यान ही का नहीं। रात का समय निकालो। अब तुम लोग समझदार हो। स्वामी जी समय तो नहीं है, बस सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि नेचर ऑफ देखो, वर्क इस तरह से हमारे, कि अगर जिस दिन हम भी रिटायर हो जाएंगे तो हम भी रात को किया करेंगे। नहीं नहीं स्वामी जी, 10 मिनट, अब गर्मियां आ गई है तो मेरे हिसाब से 5:50 पे किया जा सकता था, पहले किया जा सकता है। पहले अपन करते ही थे एक बार नहीं नहीं पाँच नहीं, पचास सवा 15 मिनट छह जो रहा है होता है अशोक ना। जी। अशोक जी गलत कह रहे हैं आप, 6:15 रहा है हमेशा। 2-2.5 साल 6:15 चला है, 6:15। हाँ, तो दस और मिनट अब कर उसमें सकते हैं। नहीं नहीं अब नहीं, दस वो मिनट आप बिल्कुल। नींद अगर पूरी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं। फिर सोने, फिर तो वही वही है पहले कि सेशन सोते में रहो, ऐसा है पढ़ते कि जो, जैसे आशुतोष जी आ जाते हैं, जब उसकी फ्रीडम है, जब आना चाहे आ जाए, जिसको 5:50 पे कन्वीनियंट है वो तब आ जाए। पहला बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं ना, नहीं। जिसको जैसा उचित लगे, ताकि क्या है कि अपन। हाँ देखो, रवि जी कुछ कहना चाहें। स्वामी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रज्ञा है ना, वो जितनी ज्यादा गहराएगी उतनी ही ज्यादा ध्यान में आसानी होगी। तो प्रज्ञा सूत्र का जो सेशन है वो आप अपने हिसाब से करिए। जितना टाइम समझने में लगे उतना हमें मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रज्ञा हमारी गहराएगी नहीं तब तक ध्यान में जाना बड़ा मुश्किल होगा। और प्रज्ञा एक दिन में गहराना बहुत मुश्किल है मुझे लगता है, क्योंकि आपने ये क्या होता है कि एक दिन समझते हैं, हम अगले दिन फिर से उसी रूटीन में आ जाते हैं।
तो जो आपने वो श्रवण मनन एंड निधिध्यासन की बात कही थी, जो स्वामी सुनील जी ने भी रिवील की था, वो धीरे धीरे ही आएगा। बट वो प्रज्ञा में जो टाइम आपको लेना है वो लीजिए स्वामी जी। हमें जितनी गहराई में समझ में आना चाहिए उसके लिए टाइम लीजिए, और जो ध्यान वाला है वो धीरे धीरे चलता रहेगा। चलो कुलदीप जी, आपके लिए सृष्टि से या मैं बात कर लूंगा। आपके लिए जब वहां से आओगे तो 1 घंटे का समय दे दिया करेगी। ये भी अभी कर सकते वहां हैं स्वामी अभी जी। 30 मिनट के बाद फिर आप बैक आ जाया करो। लेकिन रात का समय अब देखिए, आप लोग बहुत गहरे कुछ चीज देखिए। भोजन वोजन का मैं आप लोगों से फिर से करूं कि भोजन आप लोग हर हालत में 6 बजे से पहले ले लीजिए। अब हम लोगों को बिल्कुल आप अब हम डीपर की तरफ थोड़ा सा गहरे जा रहे हैं, तो रात का समय चुन लीजिए ध्यान के लिए। और ध्यान की टेक्निक बिल्कुल सिंपल सी है, क्योंकि सुबह हमने एक्सरसाइज करा दी है, वो सब करा दिया है। और क्या करना है आपको, बिल्कुल चाहे थोड़ा बहुत शरीर को और थोड़ा एनर्जाइज करिए, और फिर लेट करके आप 1 घंटे, चाहे 1 घंटे चाहे सवा घंटे का समय ले लीजिए। 1 घंटे का, 1 घंटे बिना हिले डुले रहिए। और बिना हिले डुले रहेंगे तो धीरे धीरे देखने की प्रक्रिया से ही आप शरीर को देखते देखते, श्वास को देखते देखते, विचारों को देखते देखते, भाव को देखते, और जिस शून्यता की बात कर रहा हूं मैं, हम लोग बार बार शून्यता की, स्वाकाश की बात कर रहा हूं, ये आपको सहजता से घटित होगी। और बिल्कुल सहजता से घटित होगी। आप इसे करके देख लीजिएगा। और उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल वॉचफुलनेस को कल्टीवेट करिए। केवल देखते रहिए, बट शरीर को नहीं हिलाइए। शरीर को नहीं हिलाइए, उपद्रव करेगा विचार। 40-45 मिनट के बाद खट खट करके आपकी वो शून्यता और होश आपको एक बार ये चीज आपको अनुभव में आने लगेगी, तो आप इसको बिल्कुल सरलता से, लेकिन टेक्निक वही है कि आप मूव नहीं करेंगे। अगर उस स्पेस, उस शून्यता को अनुभव करना चाह रहे हैं, तो आपको 1-1.25 घंटे उपद्रव करेगा। ये शरीर उपद्रव करेगा, ये विचार उपद्रव करेगा, और इट टेक्स 45 to 48 मिनट्स, 48 मिनट। लेकिन ध्यान रखिए कि बिल्कुल मर ही गए। ये बढ़िया टेक्निक है बहुत, और इसको खूब मर ही गए और फिर नहीं हिलाना किसी कीमत पे। कई बार मन ऐसे जैसे करेगा, यार थोड़ा सा उंगली या सर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये मन की स्थिति है कि मन को जरा सर ठीक कर लूंगा, फिर आप वहीं पहुंच गए। फिर आप ABCD शुरू किए। फिर कुछ भी हो जाए, एक बार कह दो कि शरीर को, सर को मैंने ऐसा कर लिया है, अब नहीं हिलाना है, जो व्यवस्था देनी दे देनी है। फिर इसके बाद आप 1-1.25 घंटे का इसका खूब प्रयोग करिए। और एक बार आपको ये रस मिल गया उस शून्यता का, आप देखेंगे करीब ये 48 के आसपास आप देखेंगे कि सब कुछ मेरा जानना तो है, विचार गायब हो गए। आ भी रहे तो एक मालकियत सी रहेगी सब कुछ, और मैं बिल्कुल जागा ही हुआ हूं, और देह का भी पता नहीं है। ये आपको मिलेगी। एक बार इसका रस आपको मालूम हो जाएगा, तो आप मृतवत लेटने की कला भी सीख जाएंगे, और ध्यान की कला। तो हम लोग यहाँ इसलिए करते हैं कि ताकि शरीर ठीक हो जाए, थोड़ी सी आपका रेचन हो जाए, कैथारसिस हो जाए। अब जैसे हम लोग, हमारे पास तो 9:30-10 तक का टाइम रहता है, लेकिन आप लोगों के पास टाइम नहीं है। तो मेरा तो यही सुझाव है कि कोई समय आप लोग शाम का निर्धारित कर लीजिए भोजन। हाँ जी। स्वामी जी ऐसा भी कर सकते हैं कि जो प्रज्ञा सत्र अपने चल रहे हैं, ये इवनिंग में अल्टरनेट डेट रख लें, 2-2 घंटे के। अब देखो उनका मियाँ का है, उन बताओ कुलदीप स्वामी मियाँ जी, जी। ये हम तो चलो, ये हम तो बहुत अच्छा शाम को भी कर लेंगे। लेट लेट स्वामी जी जैसे बहुत भी अच्छा 8 बजे 9 बजे, सुझाव है। जब भी सब फ्री हो, खाना वाना खा के उसके बाद किया जा सकता है। 2 घंटे बैठ जाएंगे अपना आराम से फ्री। स्वामी जी क्या है कि स्वामी देखिए, जी, बात कहना और उसको प्रैक्टिकली कंटिन्यू रखना, दोनों में डिफरेंस होता है ना। अब देखिए, शाम के समय में गेस्टिंग भी है, जाना आना भी है, इधर भी कई बार अकेजन्स पे भी जाता है, तो समय तो सुबह का ही अनडिस्टर्ब्ड आवर्स होते हैं एक्चुअली। मैं नहीं समझता कि इवनिंग आवर्स में वो कंटिन्यूटी हो सकती है। आप अनडिस्टर्ब्ड लोग आवर्स तो सुबह के ही होते हैं।
चलिए आप लोग ध्यान का अलग समय निकालिए। आप लोग ध्यान के लिए अलग समय निकालिए 1 घंटे। हम यहाँ ध्यान विधियां सीख रहे हैं, ध्यान का नहीं। ध्यान आप लोग अपना अपने आराम से करिए। कभी कभी हफ्ते में हम आपको साथ ले आएंगे। हम यहाँ ध्यान की टेक्निक सीख रहे हैं, और क्या टेक्निक है अब सभी जान गए हो। उस टेक्निक से ध्यान में जाना है। सुबह हम आप लोगों को ऊर्जावान बन देते हैं, और ये ऊर्जा आपकी पूरी शाम तक बनी रहेगी। खूब हम कैथारसिस भी इसीलिए खूब करवाते हैं, और जम के आसन एक्सरसाइज करते हैं। तो 10-15 मिनट शुरू में ओशो भी ऐसे ही करते थे, 15-20 मिनट से ज्यादा का नहीं करवाते थे। तो और लेकिन जब भी आपको समय मिलता है, ये बात खूब ध्यान रखिए, क्या आपकी नींद पूरी हो गई है तभी वो 1 घंटे का समय दीजिएगा, नहीं तो आप स्लिप कर जाएंगे नींद में। रिलैक्स होते ही उस समय अगर पूरी नींद पूरी हुई है, चाहे वो शाम का समय हो, उस समय सब कुछ कह दीजिएगा। और शाम का भी समय हो, चाहे जब का भी हो, या अर्ली मॉर्निंग उठ जा रहे हैं, नींद आपकी पूरी हो गई हो, तब इस प्रयोग को करिएगा। और प्रयोग ज्यादा अच्छा है कि लेट के करिएगा, और या नहीं तो इस तरह से टिक करके, शरीर शिथिल हो और नींद पूरी हुई हो, तब इस विधि को करिएगा। आप करके देखिएगा, आपको एक बार मजा आ जाएगा, तो बस साथ चलने का मजा भी और ध्यान का भी मजा ले लेंगे। अभी तो फिलहाल यही है, जो ये चल रहा है यही चलेगा। मियाँ अभी आपकी नहीं कही सुनी जाएगी। चलिए, तो इस बात को, और किसी को और कुछ कहना है? किसी को और कुछ? स्वामी जी 6-5 की जगह 6 तो कर सकते हैं समय। एक असल में अशोक जी को तो सोना नहीं है ढंग से। ये देखो सुनो क्या करते हैं, ये डंबल काठी, ये डोले सोले बनाते हैं ना, ये तो अपना ये डंबल काठी, ये डोले सोले बनाएंगे, फिर इसलिए वो 5 मिनट का गड़बड़ हो जाएगा। स्वामी जी सुबह का जो पहला सेशन सबके लिए फ्री, जिसको आना है आए, किसी समय आए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सेशन जो है ना, स्वामी जी अपन तो जी हो जैसे गए पहले बूढ़े। सेशन में 10 मिनट यदि ऊपर कर देते हैं तो किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। जो खुशी से योग करना चाहे वो आ जाए, जब चाहे आ जाए। और सेकंड सेशन जो है अपन 6:40 पे चालू कर दे। अमृतो जी हो गए बूढ़े, इनको नींद नहीं आती है। अमृतो जी बूढ़े हो गए, इनको रात को नींद तो आती नहीं है। मैं जाग अच्छा चलिए, और किसी को कुछ भाई अपने उद्गार और किसी को करने हैं, और कुछ कहना है? स्वाति तुम्हें कुछ कहना है? अंशुला? तो मुझे मानसुला सो गई, मानसुला सो गई लगता है। स्वामी जी मुझे तो ये सब बातें सुन के ना मुझे लग रहा है ये बातें होनी ही नहीं चाहिए। जो चल रहा है इतना बढ़िया चल रहा है, उसमें कोई भी संशोधन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम तो वो कहते ना कि अभी तो रिदम अलाइन हुई है, तो बाकी मुझे लगता है कि जैसा आप उचित समझे, हमारे कहने से तो ठीक है, जो जिसको नहीं, इनका कहना है थोड़ी कहता सुन रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, आप लोग मेडिटेशन के लिए अलग टर्म है, अपना जो विधि हम यहाँ कर रहे हैं, मेडिटेशन की एक ही विधि आप लोग ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन की एक विधि है, आप ठहर करके बैठ करके बी वाचर, बस ये टेक्निक। हम तो बहुत सारी टेक्निक इसलिए समझा रहे हैं ताकि धर्म को जो कई तरीकों से आप लोग जो जान रहे हैं उसको कहीं कंफ्यूजन न हो। धर्म के विभिन्न जो तरीके हैं जो भी, बट लास्ट की यही है कि हमें वाचफुलनेस, तो हम इसलिए रेचन भी करा देते हैं, समझ भी हम लोग पैदा कर रहे हैं। लेकिन ध्यान की एक कोई समय आप निर्धारित कर लीजिए, वो समय कब का है वो आपके ऊपर निर्भर है। वो कब है? जब आपकी नींद पूरी हो गई हो। इस बात को खूब ध्यान रख लीजिएगा, नींद आपकी पूरी हो गई हो, तब उस समय अपना थोड़ा हाथ पांव मुंह धो लीजिए आराम से, चाहे थोड़ा बहुत 5-7 मिनट नृत्य कर लीजिए या एक्सरसाइज कर लिए। फिर शरीर को कह दीजिए कि भाई देखो हमने सब कर लिया है, अब 1 घंटे तू मुर्दे की तरह पड़ जा, हम केवल देखेंगे। बस तनाव आएगा, देखो देखो मैं कुल आपको बता रहा हूं, थोड़ी देर में तनाव आएगा, चेहरा तनेगा कि यार उठ के भाग जाओ, इसको भी देखते रहना।
ये मन का है। मन कहेगा कि यार अरे अब तो बहुत ज्यादा हो गया। आप उसको वॉच इट, गो ऑन वॉचिंग, वॉचिंग करते रहिएगा, देखोगे। ये कह रहा हूं 48, किसी किसी का 48 to 50 मिनट के बाद देखोगे वो जो तनाव है खट खट करके आप बिल्कुल आराम से हो जाते हो। शरीर का बोध गायब हो जाता है, लेकिन आपका होना रहता है। बड़ी एक बार वो ध्यान की हल्की सी झलक मिल जाएगी, फिर उस ट्रिक को आप अपना सकती हो कहीं भी रात को सोते समय। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप लोग अर्ली मॉर्निंग में भोजन कर लो। कुछ टेक्निक तो आपको करनी पड़ेगी, ये अपनानी पड़ेगी। हाँ, दोई की संग एक होई भुआलो, हसब ठठाई फुलाई उपगालू, ये दोनों एक साथ नहीं होगा भैया। आप इसमें से थोड़ा सा टाइम कह लीजिए सारे सबके कि एक घंटे का ये टाइम अलग कर लीजिएगा। ये आप लोग करिएगा। चलिए, और फिर किसी को कुछ और कहना है? देखिए, हम एक जरा आज माइक टेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग बताइएगा। माइक टेस्ट कर रहे हैं। रवि जी, अवधी भाषा में, अच्छा आप लोग बताइए क्या क्या कौन कौन होली में पार्टिसिपेट कर रहा है भाई गीत का? रवि जी आप गाओगे? सुंदर, चलिए रवि जी का। और किसी को? अमृतो जी? हाँ, कुलदीप जी आप? राइट, ठीक है। अमृतो जी, कौन कौन गाएगा? राजस्थानी फगुआ नहीं होता क्या? राजस्थानी में फगुआ होता है कि नहीं? हाँ, तो राजस्थानी गीत कोई फगुआ गाएंगे। आज अंजलि गई हुई, अपनी सास का ऑपरेशन है उसका, तो उससे भी पूछेंगे, आ जाएगी। तो वो भी राजस्थानी फगुआ वगैरह अगर आप लोग गाओ तो एक अच्छा लगेगा सभी लोग। और एक दो चार मित्र बाहर के हैं, वो भी लोग आएंगे, तो सब लोग मजा लेंगे होली का, सेलिब्रेशन 4 का। तो 4 को हमारे यहाँ जो अवधि है, और रवि जी ज्यादा अच्छे समझते होंगे, अवधी भाषा में फगुआ बहुत अच्छा, फाग, होली। होली जो है ना, उत्सव और कैथारसिस का बड़ा प्यारा है। और इतनी अच्छी कैथारसिस होती है हमारे यहाँ पूरब में, खूब गाली गलौज करते हैं, खूब गाली गलौज करते हैं। और अवधी भाषा में पूरा और वो गीत भी बहुत अच्छे गाते हैं। वो हम लोग असल में, हमको वही याद आती है कि मतलब हम लोग कितना उसमें गाए हैं। तो पुराने समय की बात है, उस समय ये गीत इस तरह के बने हुए हैं। और मैं देखता हूं कि ये जो गीत बने हैं बड़े प्यारे गीत हैं। तो भाषा है अवधी, उस गीत के माध्यम से मैं थोड़ा सा अपना माइक टेस्ट करना चाह रहा हूं। आप लोग बताओगे उस तरह से करें कि थोड़ा सा उस भाषा के माध्यम से। तो अवधी भाषा में है, और ऐसे समझो कि देह और शरीर और आकाश दोनों एक साथ हैं ना। तो प्रेम देह से भी, यानी काम और राम को ऋषियों ने अलग नहीं माना है। काम को भी स्वीकार किया है और राम को भी स्वीकार किया है। तो पुराने समय में जो वर्ण आश्रम की व्यवस्था थी कि गृहस्थ ब्रह्मचर्य के बाद जब गृहस्थ में आते थे, तो उस समय जो संबंध गृहस्थ आश्रम का बनता था, वो पूरा मुझे लगता है कि वो ब्रह्मचर्य से लिया हुआ। तब यहाँ पे जो प्रतीक चुने गए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, महिलाएं पैर में वो पहनती है ना, क्या होता है वो, पायल पहनती हैं, पायल। और उसकी आवाज नाद से बड़ा, और चूड़ी की आवाज नाद से बहुत। और ये कमर में वो करधन पहनती हैं, और वो इतनी मीठी है वो आवाज, वो राम की तरफ भी ले जाती। उसकी जो हल्की झनक है, वो झुनझुन, वो कुछ नाद से भी मिलती है, और वो यात्रा दोनों तरफ कराती है। तो गृहस्थ में वो संगीत, वो जो प्यारी जो छनक है, वो छनक है, वो यात्रा आपको, चूंकि वो गृहस्थ में अभी ब्रह्मचारी आया है, आगे गृहस्थ में भी, तो उसकी यात्रा वो काम से राम की तरफ भी होती है। उसको से वही ऊर्जा, वही उद्दीपन, वही छनक उसको भी बढ़ाती है, वही राम की तरफ भी ले जाती है। तो वही गीत है, कुछ इस तरह का है कि उसमें एक महिला जो
अभी अभी नई बहू है, तो शादी होके आई है, तो शादी हो करके जब बहू अपने मायके दोबारा जाती है तो सहेलियों से मिलती है ना। तो पुराने जमाने में जब शादी हो के फिर बहू मिलने जब जब सहेलियों से पूछती है, तो फिर जब जाती है मायके में तो वो पूरे पूरे सब गहने वहने पहने रहती है, हर वक्त गहने वहने पहनती है। तो वो पूछ रही है कोई उसकी सहेली कि ये जो पाँव में पायल है, ये कमर में करधन है, नाक में तुम्हारा वो बिछुआ है, ये कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बना, किसने बनाया। तो वो बता रही है, उसका वो तरीका बता रही है कि ये इसने बनाया, इसने बनाया। तो वो गीत तो थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका बेसिक गाऊंगा और जरा सा इसको असली बात है माइक टेस्ट करने का। तो आप लोग जरा सा बताइए, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट करेंगे। तो आप लोग जरा सा देखिए, अभी जो हमने माइक लगाया था वो सुबह जो ये चला था वो ठीक था, उसकी आवाज आ रही थी क्या स्पीकर की? ठीक था। आवाज आ रही क्या? बाज रही पैजनिया छमा छम, बाज रही पैजनिया, बाज रही पैजनिया छमा छम, बाज रही पैजनिया। के हो गढ़ाए पाँव पैजनिया, के हो गढ़ाए पाँव पैजनिया, के हो गढ़ाए कर धनिया छमा छम, बाजी रही पैजनिया। अरे बाज रही पैजनिया छमा छम, बाज रही पैजनिया। के हो गढ़ाए माला मोहर, के हो नाक नथुनिया छमा छम, बाज रही पैजनिया। अरे के हो गढ़ाए नाक नथुनिया छमा छम, बाजी रही पैजनी। आप लोग बताइए ये ठीक था? आवाज पूरी आ रही थी? हाँ, शानदार। एक मिनट, अभी मैं इसके साथ गाता हूं। एक ये करताल है, इसकी भी जरा देखिएगा ठीक जाती क्या? ये आवाज आ रही है इसकी? परफेक्ट। अभी इसमें वो कह रही है, जैसे सहेली बता रही थी कि मतलब इसको किसने गढ़ाया, मतलब किसने बनवाया। गढ़ाने का मतलब है, रवि जानते हो कौन बनाया था। तो तीन जो है वो तीन उनके गहने हैं। पाँव में जो पहन रही है
वो सहेली अपनी सहेली से पूछ रही है कि जब आई है तो तुम जो है वो ये किसने बनवाया? तो पाँव की पूछ रही हैं और कमर की पूछ रही है और नाक की। तब वो जवाब दे रही है कि किसने? तो ससुर और देवर और जेठ और ये पिया, ये 3 रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं। तो ससुर, जेठ, देवर और पिया, तो ये तीनों ने वो 4 गहने उसके बनाए हैं। तो कुछ इस तरह से गीत है उसमें। पाँव रही पैजनिया क्षमा क्षम बाज रही पैजनिया। मेरे ख्याल से इसके साथ नहीं चल रहा था, झांझ के साथ ठीक लग रहा था। ये झाल जो बजा रहे थे ये सही चल रहा था। गुरुजी इसकी वजह से हाँ ये जो आप बजा रहे हैं तो हाँ इसकी वजह से आपकी खुद की आवाज थोड़ी सी कम और म्यूजिक की आवाज थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अच्छी लग रही है। अगर आप बजाने के साथ कंफर्टेबल हैं तो अच्छी लग रही है। हाँ, नहीं वो ये झाल की आवाज ज्यादा लग रही थी जी। पूरा ऑल ओवर म्यूजिक, झाल भी और फिर म्यूजिक भी, क्योंकि झाल बजाते हुए आपका मुंह भी थोड़ा सा माइक से दूर हो जाएगा। और वैसे अदरवाइज आप सिर्फ माइक में डायरेक्ट जब गा रहे थे तो आवाज उसके मुकाबले थोड़ी तेज थी, बट ये अच्छी लग रही थी, इसके साथ में अच्छी लग रही थी। थोड़ी अभी जो आवाज कम है, हाँ आवाज लेकिन कम है। आवाज मेरी, हाँ जी, अच्छा आवाज बढ़ा अभी ठीक है। एक्चुअली ना गुरुजी शायद आपके उधर तो वो इको कर रही है या लाउड लग रही है, बट इतनी बाहर लाउड नहीं लग रही है। अच्छा नहीं, यहाँ वहां कम लग रही है, आवाज कम लग रही थी। कम नहीं लग रही है, बराबर है, बिल्कुल सुनाई ठीक है में दे ठीक। रहा है अच्छे से। तो अभी आगे हम बिना झाल के बजाते हैं, बिना झाल के। आगे की कहानी सुनिए। बाजी रही पैजनिया क्षमा क्षम बाजी रही पैजनिया। बाजी रही पैजनिया क्षमा क्षम बाजी रही पैजनिया। अरे ससुर गढ़ाए पाँव पैजनिया, ससुर गढ़ाए पाँव पैजनिया। अरे जेठ गढ़ाए कर धनिया क्षमा क्षम बाजी रही पैजनिया। बाजी रही पैजनिया क्षमा क्षम बाजी रही पैजनिया। अरे देवरा गढ़ाए माला मोहर सैया नाग नथुनिया। अरे हो सैया नाग नथुनिया क्षमा क्षम बाजी रही पैजनिया। अरे बाजी रही पैजनिया क्षमा क्षम बाजी रही पैजनिया। बाजी रही पैजनिया क्षमा क्षम बाजी रही पैजनिया। ओ बाजी रही पैजनिया क्षमा क्षम बाजी रही पैजनिया। ओ बाजी रही पैजनिया क्षमा क्षम बाजी रही। चलिए, ये दोनों का कहने का मतलब इस तरह से अगर दोनों एक साथ गाते हैं
आवाज ठीक सी जा रही थी। जी जी। तो इस सत्र को यहीं विराम देते हैं और कल मिलते हैं। कल दूसरा शुरू होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का।